मॉर्निंग दोस्तों। हम आप अफ्रीका का फिजिकल मैप पढ़ेंगे। भौतिक मानचित्र। जब मैंने एशिया पढ़ाया था तब आपको बताया था कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आते हैं। तब मैंने ये सारी चीजें बताई थी आपकी कि पर्वत है, पठार है, मैदान है। ये तीनों हमने किस में बताए थे? मैंने बताया था कि उच्चावच होते हैं। और तभी मैंने बताया था कि उच्चावच क्या होते हैं। पृथ्वी पे जो भी कोई आकृति बनी हुई है उन्हीं को उच्चावच कहते हैं। यानी उच्च यानी ऊपर, वच मीन्स नीचे, यानी ऊंचे नीचे जो भी भाग हैं उन्हीं को हम उच्चावच बोलते हैं। जैसे हो सकता है पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब कहते हैं कि पर्वत क्या है। तो पर्वत जैसे कि आपको लिखना हो कि पर्वत क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? पर्वत आप बताएंगे कि पर्वत एक ऐसा जिसका ढाल तिर्यक होता है। लेकिन ढाल तिर्यक कहां से होता है कि यहां से तो तिर्यक ढाल होगा, ऊपर से कैसा होगा? एकदम से स्लांट ढाल, और जिसकी की ऊपर एक चोटी होती है। आकृति तो इसी प्रकार से बनेगी। अभी कहते हैं कि पठार क्या होता है। पठार कहते हैं जिसका ढाल स्लांट होता है, एकदम से कि तीव्र ढाल होता है, जिसका एकदम से ऊपर तक नीचे जाते हैं तो हमेशा पठार को देखते हैं तो हमेशा ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और उसके ऊपर से भाग कैसा होता है? समतल भाग होता है, उस पर कुछ भी चीजें की जा सकती हैं आपको। ठीक है। मैदान तो नेचुरल है। सी लेवल जानते हैं आप? सागर तल। सागर तल होता है जैसे कि अभी समुद्र है। ये समुद्र में दो चीजें होती हैं, एक होता है उच्च ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। उच्च ज्वार में क्या होता है? पानी ऊपर की तरफ जाता है और निम्न ज्वार में नीचे की तरफ जाता है। तो इनका एक सेंटर बिंदु ले लो, ऊंचाई और नीचाई के बीच में जैसे एक सेंटर बिंदु ले लिया तो उसी को कहते हैं सागर तल। तो हम कभी भी जैसे किसी की ऊंचाई नापनी हो, किसी की गहराई नापनी हो, वो सारी चीजें कहां से नापते हैं? सागर तल से नापते हैं। ये आधार है किसी भी चीज का। मान लो हम 5 है तो 5 कैसे है, हम कैसे कहेंगे ये 5 है? हमें ये पता है कि 0 आधार होता है, तो 0 से जब हम ऊपर गए 5 बिंदु तभी तो हमने कह दिया कि ये 5 है। तो हर चीज का पहले एक आधार होता है। तो उस चीज को जैसे यहाँ पे क्या आधार है हमारा? सागर तल आधार है। किसी की ऊंचाई नापनी है तो गहराई नापनी है तो सागर तल के आधार पर नापते हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले हम अफ्रीका के मुख्य पर्वत देखते हैं। तो अफ्रीका के दो मुख्य पर्वत हैं। एक है आपका एटलस पर्वत। ये वाली एटलस नहीं जो आप देख रहे हैं, ये पर्वत है। तो वो सारी एटलस पर्वत है। और सबसे नीचे एक पर्वत है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये दो मुख्य पर्वत हैं। उसके अलावा भी जैसे काफी पर्वत हैं। ये तो है वलित माउंटेन। और पर्वत भी कई प्रकार से होते हैं, जब हम देखेंगे आगे। तो वलित क्या होते हैं और क्या होते हैं? वलित है यानी किसी न किसी, जैसे आपने आटा कभी देखा है? आटे को जैसे दोनों तरफ से दबा दो तो वो क्या हो जाएगा? वलन हो जाएगा, इधर उधर से मुड़ जाता है कि नहीं हो जाता है? उसी प्रकार से ये मान लो कि ये कुछ आटे टाइप की कंडीशन है जो हमारे पृथ्वी में फैली हुई है। उन पे दोनों तरफ से दबाव पड़ा, वो क्या बन गए? पर्वत के रूप में ऊंचे उठ गए। उन्हीं को हम पर्वत कह दिया। और एक होता है जैसे ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि अब ज्वालामुखी पर्वत को देखते हैं आप, ये तंजानिया में देखा है आपने किलिमंजारो। किलिमंजारो चोटी भी है और उसी को हम किलिमंजारो पर्वत भी बोलते हैं। ये कैसा है कि ज्वालामुखी पर्वत है। इनको फॉर्मेशन के आधार पे हम अलग अलग प्रकार से बांट देते हैं। इसी प्रकार से अभी हो गया आपका, यहाँ पढ़ा आपने एटलस, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत। अब कुछ डिफरेंट नाम है, जैसे मिचुंगा पर्वत, मिटुंगा पर्वत। तो वो तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगा कि अफ्रीका में ऐसे देश हैं, मिचुंगा, कटंगा, सारे देश अफ्रीका के देश हैं। तो अपने आप से दिमाग में आ जाएगी कि ऐसे। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एटलस कहाँ पे, ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे और किलिमंजारो कहाँ पे। तो ये थे आपके पर्वत। अभी हम देखते हैं दूसरे पे, पठार देखते हैं। तो पठार का एक ही है, जैसे जो उच्च भूमि है वो पठार के रूप में जानी जाती है। तो एक है यहाँ पे इथियोपिया हाईलैंड है, यानी इथियोपिया की उच्च भूमि है, वो क्या एक पठार के रूप में ही है। अभी मुख्य आपका यहाँ है कटंगा।
कटंगा भी क्या है, एक पठार है। और भी काफी उच्च भूमि है, उनको जैसे पर्टिकुलर जैसे नाम किया, ये इथियोपिया की हो गई, इरिट्रिया की उच्च भूमि हो गई तो इरिट्रिया की कह दिया उसे। लेकिन उनका जैसे आपने पॉलिटिकल मैप देखा, पॉलिटिकल नाम के आधार पर उनको उच्च भूमि या पठार का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये आपके रहे पठार। अभी हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, तो आपको मैदान है। अब मैदान ऐसा तो है नहीं कि हमें इथियोपिया का मैदान पढ़ना है या हमें साउथ अफ्रीका का मैदान पढ़ना है, नामीबिया का मैदान पढ़ना है, सारे मैदान तो पढ़ने नहीं है। हाँ, अगर भारत में होंगे तो आपको सारी मैदान पढ़ने हैं कि राजस्थान का मैदान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का मैदान कौन सा है। यहाँ पे जो मुख्य मैदान है वो है आपके बड़े बड़े ग्रासलैंड है। एक है शुष्क ग्रासलैंड है या शुष्क घास भूमि, और एक है आपकी शीतोष्ण ग्रासलैंड या शीतोष्ण घास भूमि। इनको हम जल की उपलब्ध, जो भी जल उपलब्ध होता है उन्हीं के आधार पर हम डिफरेंट बात करते हैं। तो शुष्क घास भूमि को यहाँ कहते हैं आपका, ये है आपका सवाना रीजन। ठीक है, और इसी को नीचे जैसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण ग्रासलैंड। इसको यहाँ कहते हैं, साउथ अफ्रीका के आसपास है, इसको कहते हैं वेल्स। आपको थोड़ा अगर ध्यान हो तो मैंने वहां पे क्या बताया था, एशिया में जब बताया था, आपको बताया था कि स्टेपीज ग्रासलैंड है वहां पे। तो सेम टाइप के ग्रासलैंड है, यानी पूरे विश्व में हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका में हम ग्रासलैंड पढ़ते हैं, तो उसका नाम है जैसे उत्तरी अमेरिका में उसी को कहते हैं प्रेरीज। टाइप यही है, बस उनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। हम किसी जैसे महाद्वीप में जाते हैं वहाँ डिफरेंट नाम से जानते हैं, दूसरी जगह जानते हैं उसी को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मैदान है, आपको दो मैदान यहाँ याद रखना है, शुष्क और शीतोष्ण। अभी हम चलते हैं तो मरुस्थल है। मरुस्थल है, यहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो है सहारा मरुस्थल। इसका तो सभी ने नाम सुना होगा शायद, सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और हमारे यहाँ ऐसा कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, वो तो काफी पीछे लगभग 9वें 10वें नंबर पे आते हैं, उससे तो काफी बड़े मरुस्थल हैं। तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है यहाँ पे। अब उससे आगे चलते हैं सहारा से, तो और डेजर्ट कौन से हैं यहाँ पे, ये नीचे है वो है कालाहारी डेजर्ट। अब डेजर्ट का भी फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम जब भी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी देखेंगे तब सारी की सारी चीजें दे रखी हैं कि किसी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है एक्चुअली में। और अभी आपका तीसरा है आपका, अभी आपका इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए कि हमें लोकेशन याद रखना है कि कैसे है, कि हमने जैसे कालाहारी डेजर्ट पूछ लिया तो तुम्हारा माइंड कहाँ जाना चाहिए, सीधा सीधा कि नीचे की ओर चला जाएगा अफ्रीका में। जैसे ही आपने सहारा डेजर्ट पूछ लिया, सीधा सीधा माइंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जैसे पॉलिटिकल मैप अगर आपको याद होगा तो आप देशों को भी आप तुरंत बता पाओगे या तुरंत एलिमिनेट कर पाओगे क्वेश्चन में कब जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा कभी नहीं है कि सारे से सारे 10 ऊपर के दे दे। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो वो क्या करेगा, जैसे पूरा क्वेश्चन पूछा सारा डेजर्ट कहाँ है तो वो दे देगा, मान लो 3 देश यहाँ ऊपर के दे देगा, माली, चाड और नाइजीरिया दे दिया उसने, और एक देश दे देगा नीचे का अंगोला, तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ अंगोला यहाँ बताया था आपको, तो इसमें से अंगोला नहीं, 3 देश हैं। तो ठीक है, ये आपके हो गए तीन मरुस्थल ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं आगे झील देखते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन यहाँ क्या है मुख्य झीलें देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखा यहाँ पे विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया है यहाँ पे। फिर आपकी है टंगनायका झील, एक है आपकी टरकाना झील और एक है आपकी मलावी झील। इन चारों झीलों को मिला के हम कह देते हैं ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका। जैसे ग्रेट लेक ऑफ जैसे सुपीरियर और ये सारी चीजें सुनी होंगी, ये हम पढ़ेंगे उसमें। जैसे ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जैसे सुपीरियर लेक है, ह्यूरन लेक है, एरी लेक है, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, जब भी हम नॉर्थ अमेरिका का पार्ट पढ़ेंगे वहां पर ये सारी चीजें देखेंगे। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो आप बताने में समर्थ हो पाएंगे कि यहाँ विक्टोरिया है, टंगनायका है, टरकाना है और मलावी लेक सम्मिलित है यहाँ पे। इसको
प्रकार से जैसे ये तो है मुख्य लेक, अभी हम आगे जैसे बढ़ते हैं तो वो आपको पाएंगे जैसे नदियां, ये लेक है ज्यादातर रिफ्ट वैली का पार्ट है। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई प्लेट है, दो प्लेट है, दो प्लेट अगर आगे पीछे बढ़ रही हैं तो यहाँ पे क्या है रिफ्ट पैदा हो गया, यानी नीचे की ओर धस गया या कुछ एरिया, तो उसके कारण क्या हो गया जैसे रिफ्ट है। अब ये आपने जैसे कोई भी अपना एरिया देख लो, सबसे बड़ी जैसे ये निकलता है, जैसे इस तालाब में पानी कैसे आता है, किसी नैरो चैनल से ही तो पानी आता है ऊपर से इकट्ठा होके। सेम कंडीशन ऐसे है कि यहाँ से रिफ्ट पैदा हो गई, उसमें से अंदर क्या है पानी भर गया आपका, क्योंकि वो समुद्र तल से नीचे पहुंच गए, ऑटोमेटिकली समुद्र से नीचे तो पानी आ जाएगा उसमें। तो ठीक है, ये है आपकी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के आधार पर हम यहाँ नदियां देखते हैं कि नदियां कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, वो कहाँ से बहती है, तो आपको यहाँ से जैसे नील नदी का फॉर्मेशन होता है दो तरीके से, एक है आपकी, ये है आपकी ब्लू नील, ब्लू नील निकलती है इथियोपिया के रीजन से, और ये है आपकी व्हाइट नील, ये विक्टोरिया से आगे से निकलती है, आगे चल के दोनों एक हो जाती हैं, और ये कहाँ पहुंच जाती हैं, वो मध्य सागर में। ठीक है, अभी आपकी ये दोनों रिवर हो गई, यानी कौन सी, व्हाइट नील मिलके और ब्लू नील मिलके क्या बनाती हैं, नील रिवर को बनाती हैं, और वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब पूछो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब कौन सा आंसर होगा, पता है किसी को विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मैंने शायद एशिया पढ़ा रहा था तब आपको बताया था, अमेजन नदी। यानी लंबी नदी अलग है और बड़ी नदी अलग है, यानी बड़ी नदी उसका अपवाह क्षेत्र काफी है, अपवाह क्षेत्र यानी बहुत सारा जल इकट्ठा करती है, उसका जो चौड़ाई है ना काफी दूर दूर तक फैली हुई है। लंबी तो एक है कि सीधी सीधी एक चैनल में चली जाए, वो सारी लंबी है। तो सबसे लंबी नदी आपको कौन सी बताई, यहाँ पे नील नदी। अब क्वेश्चन सीधा ये आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कहाँ से, सबसे क्वेश्चन आता है जैसे विश्व का कभी पूछता है तो ये अपना जल विसर्जन कहाँ पड़ती है या किस दिशा में बहती है, ये तो ये दिमाग में आना चाहिए कि आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है और अपने जल को कहाँ पे डालती है, भूमध्य सागर में डालती है। अभी आपका जैसे और दूसरी रिवर पढ़ेंगे हम, ये है आपका कांगो और जायरे रिवर। अभी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो यहाँ से ये रिवर निकलती है, ये रिवर जाती है आपकी, यहाँ पे क्या है आपका अटलांटिक, अटलांटिक सागर है। तो बस सीधा या तो पूछेगा क्वेश्चन दो ही तरह से बनेगा, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो आप तुरंत डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिणी पश्चिमी इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि ये यहाँ से निकल रही है, अपना जल विसर्जन कहाँ से कर रही है, तो अटलांटिक सागर में। सीधा सीधा यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। एक रिवर है आपकी, यहाँ नाइजर है और यहाँ नाइजीरिया है, तो उसी के आधार पे आपको नाम दे दिया है नाइजर रिवर। और नाइजर रिवर अपना जल विसर्जन करती है, वो है गिनी की खाड़ी। अभी आपके दिमाग में सीधा ये होना चाहिए कि खाड़ी क्या होती है। तो मैंने जब एशिया बता रहा था तब भी बताया था कि खाड़ी क्या होती है, कि उसका होती ओशियन का पार्ट है, लेकिन वो लैंड पार्ट से भी घिरी रहती है, जैसे ऐसे घिरी रहती है, और एक तरफ से क्या है वो ओशियन की तरफ निकली होती है, तो वो खाड़ी है। तो ये नाइजर रिवर है, वो कहाँ से अपना जल विसर्जन कर रही है, गिनी की खाड़ी, और बड़े लेवल में उसी को देखा जाए तो वो क्या है, अटलांटिक महासागर। अभी ठीक है, अभी एक रिवर है आपकी यहाँ से, जो यहाँ से निकलती है वेल्स के पास से, यहाँ से, और अपना जल विसर्जन करती है दक्षिण हिंद महासागर में। तो ये है आपकी लिम्पोपो रिवर। और लिम्पोपो रिवर की डायरेक्शन की अपेक्षा इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो उसका नाम होगा आपका लिम्पोपो, क्योंकि सबसे पहले लिम्पोपो नदी है वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, फिर साउथ डायरेक्शन में जाती है। उस हिसाब से ये क्या है कि आपकी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ी थी, यहाँ पे क्या थी, नील नदी पढ़ी थी, यहाँ पे नाइजर, यहाँ पे आपको कॉन्गो, और इसी को नाम दे दिया आपने जायरे। ये है आपकी
लिम्पोपो रिवर। तो इस प्रकार से हमारी ये मुख्य मुख्य नदियां रही, और आपको क्या करना है कि जैसे एटलस में इसको अच्छी तरह से देखना है, और ये सारी चीजें मुझे कल जैसे फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों में करके बताने हैं। थैंक यू। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।